जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शीर्ष बैंकिंग स्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाता है, दावेदार हो जाता है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कई बार जो है आपको आपकी परीक्षा में जो है बैंकों की स्थापना से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में लगातार शिफ्टों में रिपीट हुआ था। आपसे आरपीएफ एसआई में पूछा गया था और आरपीएफ एसआई 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके बैंकों से संबंधित पूछे गए हैं। तो बैंकों से संबंधित भी आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंक और उनकी स्थापना वर्षों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना आपकी 1770 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। दूसरा बैंक है आपका इलाहाबाद बैंक की स्थापना। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपकी 24 अप्रैल आपकी 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। तीसरी है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो थी इसकी स्थापना आपकी 1911 में हुई थी। आपके लिए मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1911 में हुई थी। अगला है आपका पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी 19 मई आपकी 1894 में हुई थी। एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगली बैंक है आपकी केनरा बैंक। केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1906 को आपकी केनरा बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 7 सितंबर आपकी 1906 में आपकी की गई थी। आपकी कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च आपकी 1906 में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना आपकी 17 जनवरी आपकी 1921 में हुई थी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 में आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक आर्य सभ्यता, जो आपकी वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। जो वैदिक थे वे आपके सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ आपका 7 नदियों द्वारा आपका अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? यानी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका वैदिक सभ्यता जो थी उसमें आपका झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसमें जो था आपका वितिस्ता था, यानी इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं उन 7 के 7 नदियों के बारे में और उनके प्राचीन नामों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। तो पहली नदी कौन थी? आपकी सिंधु थी। दूसरी नदी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी बिपाशा। कौन सी थी? बिपाशा था, जिसे हम वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जानते थे। तीसरी है आपकी सतुद्री, जिसे हम वर्तमान में सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। चौथी नदी है आपकी बितास्ता, जिसे हम वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। पांचवी नदी है आपकी अस्कनी, जिसे हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। छठी नदी है आपकी पुरुषणी, जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते थे। अगला है आपका सरस्वती नदी, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो है आपकी 7 की 7 नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा। 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चिंकारा जो है आपका राजस्थान का आपका राज्य पशु है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका, राजस्थान से जब आपकी बात की गई है तो पहला ही आ जाता है कि राजस्थान का घनत्व कितना है। तो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है आपका राजस्थान का घनत्व है, यानी इसमें आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 महिला प्रति 1000 पुरुष, 928 महिला प्रति 1000 पुरुष जो है राजस्थान का लिंगानुपात रह चुका है। बात करते हैं राजस्थान राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च को आपके राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। राजभाषा की बात कर लें यहीं पर, तो राजभाषा कौन थी, तो जो आपकी राजस्थान की राजभाषा है हिंदी आपकी राजस्थान की राजभाषा है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य के पशु आपके पक्षी के बारे में, तो गोंडाबाण जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है, और राज्य के फूल क्या हो जाएगा आपका रोहिड़ा हो जाता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सदस्य या विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 200 हैं। लोकसभा की आपकी 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो ये कुछ आपकी राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। तो बात करें हम बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय की, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपका बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपका मानव संग्रहालय। तो बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अगला है आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। केलिको कपड़ा संग्रहालय जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर है, केलिको कपड़ा संग्रहालय जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, सेलेक्टेड आपके लिए हो जाता है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली हो जाता है। वायुसेना संग्रहालय की बात करें तो वायुसेना संग्रहालय भी आपका नई दिल्ली में है। दांडी कुटीर संग्रहालय की बात करें तो दांडी कुटीर संग्रहालय जो हो जाता है आपका गांधी नगर गुजरात में हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाएगा। नेपियर संग्रहालय, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन जो था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एनटीपीसी 2021 में आने के बाद 2022 में रिपीट हुआ कि नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम आपका केरल हो जाता है। नेवल आपका एविएशन संग्रहालय की बात करें तो वास्को डी गामा गोवा में हो जाएगा। पार्टीशन संग्रहालय की बात करें अमृतसर पंजाब हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय की बात करें तो ये जो है आपका नई दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट है, सेलेक्टेड है, दावेदार है, चुनिंदा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो 1024 अगर हम गीगाबाइट की बात करें तो ये आपका 1 टेराबाइट बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर की कुछ एक युक्तियाँ होती हैं, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर की कुछ युक्ति हैं, जैसे एक एमबी में कितनी जीबी होती हैं, कितनी जीबी में आपकी एमबी होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें 1024 बाइट की, तो 1024 बाइट में 1000 आपका 1 किलोबाइट होता है। और बात कर लें 1 किलोबाइट यानी 1 केबी की, तो 1 केबी यानी 1 किलोबाइट में जो होता है एक आपका मेगाबाइट यानी एमबी होता है। और 1024 एमबी की बात करें तो 1024 यानी मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, जिसे हम जीबी बोलते हैं। और बात कर लें 1024 जीबी में यानी गीगाबाइट में आपका 1 टेराबाइट होता है, जिसे हम टीबी बोलते हैं। बात कर लेते हैं 1024 टेराबाइट में आपका पेंटाबाइट होता है, जिसे हम पीबी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
और एक 1000 जो 24 पेंटाबाइट होते हैं उसमें आपका एक हेक्साबाइट होता है जिसे हम ईबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक ईबी यानी एक्साबाइट में जो होता है आपका एक जीटाबाइट होता है जिसे जेडबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1000 जेडबी बराबर यानी जीटाबाइट बराबर आपका योटाबाइट होता है जिसे बाईबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ कंप्यूटर की युक्तियां हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, तो अगर आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हो तो इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी देने जा रहे हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन है विधानसभा का आपका उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे जो हैं गलत कर आते हैं, और आप जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको अक्सर जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र विधानसभा का अध्यक्ष को देता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से जो है एक कई बार आपसे क्वेश्चन देखने को बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन आपका अपना त्यागपत्र किसे देता है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, फिर प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति किसे संबोधित करता है, तो एक बार देख लेंगे जिससे आपको याद हो जाए, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वह आपका उपराष्ट्रपति को देता है, यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति तो संबोधित करता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को करता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है वह अपना त्यागपत्र देना चाहे किसे संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। राज्यपाल की बात करें, सभी राज्य के राज्यपाल जो करते हैं आपका राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। अगला है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय हो या आपका उच्चतम न्यायालय, दोनों के ही न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को देंगे, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, आपको पता होना चाहिए। राज्य के उपसभापति की बात करें तो राज्य के उपसभापति सभापति को संबोधित करते हैं, और संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों में से कोई भी हो, आपका जो है उसको आपका त्यागपत्र संबोधित कर देते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे चुनिंदा फैक्ट थे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाता है। आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक, आपको पता होना चाहिए। साइट्रिक इसमें आपका सही जवाब था। जैसे बात कर लेते हैं सिरके में, तो आपको पता होना चाहिए सिरके में, तो सिरके में जो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सेब की बात करें, सेब में आपका मोलिक एसिड यानी मोलिक अम्ल पाया जाता है। यहीं पर अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड यानी आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। खट्टे पदार्थों की बात करें यानी खट्टे पदार्थ हों, फल हो, आपके जो भी खट्टे होते हैं उनमें आपका लगभग साइट्रिक अम्ल या एसिड पाया जाता है। दूध की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। घास की बात कर लें, कई बार आपको घास भी दिया जाता है, पालक भी आपको मिल जाएगा, तो आपका बेंजेनोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर जो होता है उसमें आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, सोडा वाटर आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फलों में भारत में जनगणना की शुरुआत में यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपकी कब हुई थी, तो भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत 1872 में, कब, 1872 में आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
बात कर लेते हैं आपकी जनगणना से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा फैक्ट के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नियमित रूप से जनगणना, तो भारत में जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी आपकी 1881 में। 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वीडन को जाता है, जिसने आपकी 1749 में प्रथम जनगणना कराई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है आपका स्वीडन को जाता है, जिसने अपनी पहली जनगणना जो कराई थी 1749 में कराई थी। स्वतंत्रता के बाद जो आपकी 2011 में जनगणना हुई है, आपको पता होना चाहिए आपकी 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग है, जो कि विश्व का कुल 17.5% है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में आपकी जो जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपका SC की आपकी जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे ज़्यादा SC वाले कहाँ पर निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। 2011 की आपका ST की जनसंख्या आपकी 10 करोड़ थी और सबसे ज़्यादा ST वाला जो आपका राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए दावेदार हो जाता है। तो ये जनगणना से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, चुनिंदा थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। ललित गिरी जो बौद्ध स्थल है वह आपका ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी आपसे गौतम बुद्ध से संबंधित आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका ललित गिरी स्थल था ना, ललित गिरी जो बौद्ध आपका स्थल था, ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी आपकी इसलिए प्रसिद्ध है। बोध गया की बात कर लें तो बोध गया की बात कर लेते हैं। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, तो बोध गया में जो हुई थी आपका, जहाँ पर यानी बोध गया में जो हुए थे आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी आपका बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ की बात कर लेते हैं तो सारनाथ जहाँ से बुद्ध ने आपका दिव्यागज देना प्रारंभ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है यह सबसे प्रथम उपदेश जो दिए थे आपके गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिए थे। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर यानी महापरिनिर्वाण आपका महापरिनिर्वाण आपका बौद्ध धर्म का हुआ था। आपका दीक्षा भूति नागार्जुन आपका नागपुर की बात करें तो ये जहाँ पर गौतम बुद्ध का आपका आपका स्थान हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और बौद्ध धर्म के कुछ आपके 8 मुख्य स्तूप थे जहाँ जहाँ से प्राप्त हुए, आपको पता होना चाहिए। आपका कुशीनगर से प्राप्त हुआ था, पावागढ़ से प्राप्त हुआ था, वैशाली से प्राप्त हुआ था, कपिल वस्तु से प्राप्त हुआ था, आपका रामग्राम से प्राप्त हुआ था, आपका अलकनंदा से प्राप्त हुआ था, राजगृह और आपका बेटा द्वीप से बने थे। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का शिमला यानी राजस्थान के शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजस्थान में जो शिमला के नाम से जाना जाता है माउंट आबू को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू इसमें बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके उपनामों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसे बात करें आपका कोट्टायम की दादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मल आपका याला को जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जुड़वा नगर, तो जुड़वा नगर की जो संज्ञा दी गई है आपकी हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपके जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है, आपसे पूछा जा सकता है।
ताला नगरी की बात कर लें तो ताला नगरी किसे कहा जाता है? ताला नगरी आपका अलीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ताला नगरी आपका अलीगढ़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो कहा जाता है आपका कानपुर को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पेठा नगरी की बात करें तो पेठा नगरी जो जानी जाती है आगरा के नाम से जानी जाती है। भारत का टॉलीवुड आपका कोलकाता को, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो भारत का टॉलीवुड आपका कोलकाता को कहा जाता है, ध्यान रखना है। वन नगर की बात करें तो वन नगर के नाम से जो जाना जाता है देहरादून को जाना जाता है। और सूर्य नगरी की बात कर लें तो सूर्य नगरी के नाम से आपका जोधपुर हो जाएगा। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। वन नगर आपका देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान के गौरव की बात करें तो राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यहीं पर बात करें कोयला नगरी की तो कोयला नगरी आपका धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला नगरी आपका धनबाद हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आपका क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से आपका पुणे को जाना जाता है, ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका पुणे को जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। बात कर रहे हैं झीलों का नगर तो झीलों का नगर जो कहा जाता है आपका श्रीनगर को कहा जाता है। फलोधानों का स्वर्ग आपका सिक्किम को कहा जाता है। आपकी पहाड़ियों की आपकी मल्लिका आपका नेतरहट को कहा जाता है। भारत का आपका ये भी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पीथमपुर आपका सही जवाब होगा। पूर्व का पेरिस सभी को पता होगा। आपका सोल्ट सिटी, क्या पता था आपको पहले से? सोल्ट सिटी आपका गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश। आपका मलया का आपका देश हो जाएगा कर्नाटक। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, दावेदार है, चुनिंदा फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये दावेदार है और आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोनार तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है आपका समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में। आपसे जो क्वेश्चन आपसे जो है आपके जो है रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे बात कर लेते हैं एरोमीटर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एरोमीटर द्वारा। तो एरोमीटर द्वारा जो किया जाता है आपका वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व आपका बायोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला है आपका एमीटर। एमीटर की बात करें तो एमीटर द्वारा आपका विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो किया जाता है आपका विमान की ऊंचाई मापने के लिए आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए आपका एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वह आपका द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर की बात करें तो विकिरण ऊर्जा आपकी यानी आपकी रेडियंस एनर्जी द्वारा मापी जाती है। माइक्रोमीटर की बात करें तो इसमें आपकी एक मिमी के 1000वें भाग को मापा जाता है। और आपका शिक्रेज की बात करें तो आपके बारीक तारों का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके प्रमुख मापदंड हैं जो आपसे 2024 हाल ही फिलहाल में एसआई एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी के सभी आपसे जो है एसआई एग्जाम और आपका एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये मात्रक पूछे गए थे, जिसमें हमने सभी आपके मात्रक इंपॉर्टेंट रखे हैं, सेलेक्टेड रखे हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है, यानी अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो बात करें अरावली पर्वत की तो अरावली पर्वत जो है वह आपकी राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है। मगर बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो सबसे ऊंची चोटी आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में या पर्वत श्रेणियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी उत्तर भारत में। अगला है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो आपको मिलेगी भारत में, वह आपके राजस्थान और हरियाणा राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपका इसमें हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो पाया जाता है आपका उड़ीसा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। अगला है आपका काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी आपकी जम्मू और कश्मीर में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी आपकी दूरी तय की थी? तो इसमें जो दूरी तय की थी 141 मील दूरी तय की थी, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो बात करते हैं हम नमक सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वह आपका 12 मार्च 1930 से और आपका 6 अप्रैल 1930 तक चला था, आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च को इसमें जो थी आपकी साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने सहयोग किया था, तो 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। कितनी यात्रा की थी? तो इन्होंने आपकी 241 मील की यात्रा की थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में आपका कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया? तो लगभग 60,000 से अधिक आपके भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। 5 मई को गांधी जी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गांधी जी कब गिरफ्तार हुए थे? तो इस आंदोलन के तहत आपके जो 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। सरोजनी नायडू द्वारा 21 मई को मुंबई से लगभग आपके 150 मील उत्तर में धरना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बड़े लेवल के एग्जामों में, आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। धरना किया था और 2500 लोगों का नेतृत्व किया था, यानी सरोजनी नायडू ने जो किया था 2500 लोगों का नेतृत्व किया था। गांधी जी को जनवरी आपका 1931 से जेल से रिहा किया गया, यानी आपका 5 मई 1930 को 5 मई 1930 को गांधी जी को आपका गिरफ्तार किया गया था। और आपका कब? जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया था। तो ये जो थे नमक सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं मानता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बाणभट्ट द्वारा। तो कौन सी है? हरिश्चरित्रम जो है आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखित है, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बाणभट्ट द्वारा रचित आपकी कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा कि बाणभट्ट द्वारा लिखा आपका रचित कादम्बरी जो है दुनिया का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुनिया का पहला उपन्यास, तो आपका कादम्बरी है जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, जैसे अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? आपको पता होना चाहिए अबुल फजल जो थी अकबरनामा के द्वारा लिखी गई थी। अगला हो जाएगा आपका महाबिका आपका गिलिमित्रम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका कालिदास द्वारा इसके लेखक थे। कौन थे इसके? कालिदास इसके लेखक हो जाएंगे। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे? आपके पाणिनि होंगे। रामायण के लेखक कौन थे? आपके वाल्मीकि थे। महाभारत की बात करें तो महाभारत के लेखक आपके वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हो जाते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो बादशाह थे, आपको पता होना चाहिए। बुद्ध चरित्र के लेखक आपके अश्वघोष हो जाएंगे। महाभाष्य जो लिखा था आपका पतंजलि ने लिखा था, पता होना चाहिए। मेघदूत के लेखक भी आपके कालिदास ही थे। पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा होंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त हो जाते हैं। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हो जाएंगे। वृहत संहिता के लेखक आपके ब्रह्महीर हो जाते हैं।
सूर्य सिद्धांत की बात करें तो सूर्य सिद्धांत के लेखक आपके आर्यभट्ट थे और नाट्यशास्त्र के लेखक आपके भरतमुनि हो जाएंगे। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्डन हो जाएंगे, आपको इन रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था, इसकी स्थापना आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में, उनके आपके स्थापना वर्ष के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मन जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये भी टॉपिक आपके लिए गोल्डन हो जाता है। जैसे बात करें, पहला है आपका विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जो है वह आपका कोलकाता में स्थित है। 1921 में आपकी इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। अगला है आपका दक्षिण हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का जो गठन किया गया था वह आपका चेन्नई में किया गया था, 1918 में किया गया था और महात्मा गांधी जो थे इसके क्या थे? आपके संस्थापक थे। अगला है आपका इंडियन आपका स्टैटिस्टिकल आपका इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? ये भी आपका कोलकाता में स्थित है और 1931 में आपकी स्थापना की गई थी, आपके प्रशांत चंद्र आपका महानोबिस द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में की गई और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1875 में की गई और सैयद अहमद खान इसके आपके क्या थे? संस्थापक हो जाएंगे। अगला है आपका भारतीय विद्या भवन, जो कि पूछा गया है आपसे आपका। तो भारतीय विद्या भवन जो है आपका 1938 में इसकी स्थापना की गई और के.एम. मुंशी इसके संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1921 में की गई। भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता आपके इसके संस्थापक हो जाएंगे। निजाम कॉलेज की बात करें, हैदराबाद में स्थित है, 1887 में स्थापना की गई थी और सैयद हुसैन आपके बिलग्रामी इसके संस्थापक हो जाएंगे। अगला है आपका भारतीय ज्ञानपीठ, आपका इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी और साहू शांति प्रसाद जैन शांति आपके राम जैन इसके जो थे संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक भारत के किस राज्य का आपका या किस भाग का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर का है, उत्तर भारत, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे रिपीट होता रहता है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन ये हो जाता है। जैसा पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका तमिलनाडु का है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं या आपका उत्तर मध्य भारत भी हम इसको बोल सकते हैं। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल राज्य का है, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होता रहता है कि कथकली कहाँ का नृत्य है, आपका केरल राज्य का हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। आपका सत्रह की बात करें तो ये आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम में बनता है और आपके 2024 आपका जो आपका एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कथकली नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका केरल का है। मैं मानता हूँ आपसे कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट दावेदार क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।